आज कितने महीनों बाद वो उसके सामने था। वो मुसलसल अपने वजूद पर रोहान की चुभती निगाहें महसूस कर रही थी। खुद उसकी अपनी निगाहें अपनी गोद में रखे अपने हाथों पर थीं, जबकि रोहान ने सर से लेकर पांव तक उसे गहरी निगाहों से देखा था। स्याह चादर खुद पर लपेटे वो निगाहें झुकाए बैठी थी। चेहरे पर जमानों की थकन थी, आंखों में वीरानी थी। चेहरे का सर्दपन भी उसकी मासूमियत को कम नहीं कर पा रहा था, बल्कि आज उर्वा उसे पहले से कहीं ज्यादा संजीदा लगी थी। कई लम्हे वो दोनों साथ गुजारे, अजियत भरे चंद माह को याद करते खो से गए थे। रोहान ने जरा आगे की जानिब झुकते हुए टेबल पर दोनों बाजू जमाए। लगता है मेरी बीवी ने मेरी कुर्बत को बहुत याद किया है, वो उसकी उजड़ी बिखड़ी हालत पर चोट करता गोया हुआ, जबकि उर्वा के चेहरे पर अजियत के कई तासुरात उभरे। वो तकलीफ दे लम्हे उसकी आंखों में सुर्खी का बाइस बने। लेकिन मुझे तुम क्यों याद करोगी? वो दोबारा बोलते हुए तंजिया मुस्कुराया। जब से मेरी जिंदगी में आई हो, अपने आशिक का हिज्र जो काट रही हो। वो बोला तो लहजा इतना गहरा था कि उर्वा ने तड़प कर उसके चेहरे की जानिब देखा। उसके अल्फाज ने उसके जख्म फिर से हरे कर दिए थे। छोड़ूंगा तो तुम्हें मैं नहीं, चाहे तुम्हारा भाई कुछ भी कर ले। आज़ाद नहीं करूंगा मैं तुम्हें। वो उसकी आंखों में उतरती सुर्खी से महजूज होता फिर मुस्कुराया। बाय द वे, किसी खुशफहमी में मत रहना कि यहाँ तुम्हें मैंने शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने के लिए बुलाया है, बल्कि तुम जैसी लड़की को तो मैं जिंदा दफना दूँ, मगर इतनी आसान सज़ा नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। वो अपने अल्फाज से उसकी रूह को घायल कर रहा था, जैसे वो हमेशा करता था। उर्वा ने अपने आंसुओं को जाने किस तरह उसके सामने बहने से रोका था। काश उर्वा तुम ऐसी लड़की ना होती, तो शायद मैं भी तुम्हें दिल से माफ़ कर देता। वो उर्वा के स्पाट चेहरे को देखता नखुवत से बोला, बहरहाल ये तो अब सारी जिंदगी काश ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़की के लिए मेरे दिल में अब कभी गुंजाइश नहीं बनेगी। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को मार दिया, क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़की से औलाद नहीं चाहता था मैं। जब तुम्हारा भाई दूसरी शादी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें किसी सूरत तलाक नहीं दूंगा मैं। वो दबे दबे गुस्से में बोला। उर्वा तल्खी से मुस्कुराई। यहाँ मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अपने भाई से कहो निकाले मुझे यहाँ से। वो उसकी खामोशी पर बेजार होता असल मुद्दे की तरफ आया। मिस्टर रोहान शाह साहब, मैंने आप जैसा घटिया मर्द अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरे किरदार की पाकीज़गी मेरा खुदा जानता है, और दूसरी बात, मैंने अपने किरदार की पाकीज़गी की बहुत सफाइयाँ दे दी हैं आपको, अब और नहीं। और रही बात आपके साथ रहने की, तो इतना अर्जा समझा हुआ है मुझे कि जो शख्स मेरी इज्जत नहीं करता, मेरे किरदार पर शक करता है, उसके साथ मैं मज़ीद रहूं? कभी नहीं। हमारा साथ अब मुमकिन नहीं है। मज़ीद आपसे हम कलाम होना अपनी ज़ात की तौहीन समझती हूँ मैं। वो उसकी आंखों में आंखें डाले बेखौफ होकर बोल रही थी। जब रोहान ने उसकी बात काटनी चाही तो वो हाथ से रोकती कुर्सी से उठी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? उर्वा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वो बुलंद आवाज़ में बोला। मैंने कहा ना रोहान शाह, तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के साथ मज़ीद बात नहीं करना चाहती मैं, वो कहते हुए मुड़ी। तुम ऐसा नहीं कर सकती, अर्श से कहो कि निकाले मुझे यहाँ से। उर्वा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। उसकी धाड़ती आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर खड़ा अर्श शाह और 3-4 सिपाही अंदर की जानिब लपके। तुम कौन होते हो मुझे माफ़ करने वाले? तुम्हारी माफ़ी चाहिए किसे? तुम इस काबिल ही नहीं हो रोहान शाह कि तुम्हारे साथ रहा जाए। वो रोहान को देखती हकारत से बोली कि अर्श शाह ने संजीदगी से दोनों को देखा। तुम मुझे नहीं छोड़ोगी? अर्श शाह बोलो अपनी बहन को, ये ऐसा नहीं कर सकती। उर्वा मैं शोहर हूँ तुम्हारा। वो बाहर निकलती उर्वा की पुश्त को देखता चीखा और उसकी जानिब लपका जब सिपाहियों ने उसे काबू कर लिया था। उर्वा ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, तुम इस काबिल ही नहीं हो। और रही बात यहाँ से निकलने की, तो बीवी पर शदीद तशद्दुद और अपने बच्चे को मारने की सज़ा तुम इसी जेल में काटोगे। जल्द ही खुला के पेपर्स मिल जाएंगे तुम्हें। अर्शा रोहान के उड़े हुए रंग को देखता बोला और उर्वा के पीछे बाहर निकल गया, जबकि रोहान की चिंघाड़ती आवाज़ें उसे बाहर तक सुनाई दे रही थीं। मेरी गुड़िया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। बस बेटा। गाड़ी में बैठकर उसने उर्वा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तो उर्वा का जब्त टूट गया और वो अर्शा के सीने से लगकर सिसक पड़ी। बस बेटा, अब रोना नहीं। वो घटिया आदमी तुम्हारे आंसुओं के भी काबिल नहीं। अर्श ने उसके सर को थपथपाते हुए कहा। काश भाई, उन्हें ज़रा सा भी एहसास होता। काश वो शक ना करते मुझ पर। सच्ची भाई, मैं बदकिरदार नहीं हूँ।
वो अर्श के सीने में सर दिए सिसक सिसक कर बोल रही थी, मुझे अपनी बहन पर पूरा यकीन है, तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। अर्श ने पुरयकीन अंदाज में कहा तो उर्वा के रोने में मजीद शिद्दत आई थी। उर्वा की डिवोर्स की वजह से घर का माहौल शदीद सोगवार हो गया था। उर्वा की डिवोर्स की वजह से घर का माहौल बहुत सोगवार था। हर कोई एक दूसरे से नज़रें चुराए फिर रहा था। फूफो अली और रामीन के घर रहने गई हुई थी। हुरैन और जामिन ने इस फैसले पर कभी एतराज़ नहीं किया, मगर इस सब में मरियम को मज़ीद तकलीफ़ हुई थी। उसे इस कदर शदीद फ़ैसले पर दुख पहुंचा था कि उसके भाई ने अपनी गलतियों की वजह से इतनी अच्छी लड़की खो दी थी। उसे इस बात का मलाल था। अशल तुम यहाँ? अमल अपने कमरे से निकलकर किचन में जा रही थी जब अशल उसे अंदर आता दिखाई दिया। हाँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? वो उसका बिखरा बिखरा हुलिया देखकर फिक्रमंदी से पूछने लगी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? नहीं, बस हॉस्टल से सीधा यहाँ आ रहा हूँ ना, तो इसलिए। अशल ने तलाशती निगाहों से इधर उधर देखते हुए कहा। तो अमल ने दिलचस्पी से उसे देखा। उर्वा को ढूंढ रहे हो? अमल के अचानक सवाल पर अशल ने सटपटा कर उसे देखा। हाँ हाँ, नहीं। उसकी जुबान लड़खड़ाई तो अमल को यकीन हो गया वो इद्दत में है। अमल ने उसे आगाह किया। मामा बता रही थी कि उसकी तबीयत खराब है। अशल ने आंखों में बेचैनी लिए पूछा। हाँ, जाहिर बात है, इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही है, वो बहुत सदमे में है, उसकी हालत देखी नहीं जाती। एक के बाद एक कयामत गुजरी है उस पर। अमल के लहजे में दुख था। अशल तो सुनकर मजीद तड़प गया। अमल, तुम उसका ख्याल रखा करो, उसे समझाओ ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपने आप को ज़ाया मत करे, वो बहुत कीमती है। वो बेखुदी में बोला। तुम्हारे लिए? हाँ, मेरा मतलब है हम सब के लिए। अपनी बेखुदी पर काबू पाता वो बात बदल गया, जबकि अमल के लब मुस्कुराए थे। प्यार करते हो ना उर्वा से? अशल के चेहरे पर उर्वा के लिए फिक्र देखती हुई वो पूछने लगी तो अशल ने चौंक कर उसे देखा। इनकार मत करना, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है। अशल के कुछ कहने से पहले वो मजीद बोली तो अशल ने सर झुका लिया जैसे इकरार कर रहा हो। इतना सब उसके साथ होने के बावजूद भी उससे प्यार करते हो? अमल ने खोजती निगाहों से तकते सवाल दागा। हाँ, अशल ने यक लफ्जी जवाब दिया, मगर उसके चेहरे पर सच्चाई मुकीम थी। अपनाना चाहते हो उसे? दूसरे सवाल पर जैसे अशल का दिल जोर से धड़का था। उसका दिल चाहा कि वो चीख चीख कर अपनी मोहब्बत का इजहार करे, मगर बात उर्वा की इज्जत की थी। वो पहले भी बासूल तरीके से माँ बाप के ज़रिए रिश्ता कायम करना चाहता था और अब भी उसकी यही ख्वाहिश थी। बचपन से मोहब्बत करता हूँ उससे। वो धीरे से बोला। क्या हो रहा है यहाँ? दोनों ने चौंक कर अरशा को देखा, जो पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस शायद अभी हवेली पहुंचा था, और उसके चेहरे के तासुरात से लग रहा था कि वो उन दोनों की सारी गुफ्तगू सुन चुका है। तुम दोनों बहन भाई की ज़ुबान से अब मैं उर्वा का नाम भी ना सुनूं। एक नज़र अशल और अमल को देखते अर्श ने दुरुस्ती से कहा। अर्श भाई, वो मैं अशल, मेरी बहन का नाम मत लेना, चले जाओ यहाँ से। अर्शा ने हाथ के इशारे से उसे मजीद बोलने से रोका और सख्ती से कहा, एक बार इसकी बात तो सुन ले। अमल ने अर्श के सर्दपन को महसूस करते हुए कहा, जा शट अप, जाओ तुम अपने कमरे में। अर्श ने उसे दरुस्तगी से कहा और एक नज़र अशल को देखा, जो इल्तजाई निगाहों से उसी को देख रहा था। किसी से मोहब्बत करना जुर्म नहीं है अर्शा, अमल ने संजीदगी से कहा। हाँ, मगर उर्वा इस वक्त इद्दत में है, इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं। तुम जाओ अशल यहाँ से। अमल की बात पर अर्श ने एक संजीदा नज़र उस पर डाली और गोया हुआ, जबकि अशल उसकी बात समझता सर हिलाता हवेली से निकल गया। वो किसी भी किस्म का कोई तमाशा नहीं करना चाहता था जिसका असर उर्वा पर बुरा पड़े। जबकि अमल ने गुस्से में अर्शा को देखा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, और अर्शा सर झटकता आगे बढ़ा। वो कमरे में दाखिल हुआ तो अमल कमरे में चक्कर काट रही थी। दरवाज़ा बंद करते उसने उसे नज़रअंदाज किया। आप एक बार अशल की बात तो सुन लेते। वो दबे दबे गुस्से में बोली। देखो अमल, हर बात में मुझसे उलझा मत करो, जब तुम्हें एक बार समझा दिया है तो समझ क्यों नहीं जाती? उसने अपना लहजा इस बार धीमा रखा था। उलझ नहीं रही, बात कर रही हूँ। क्या मेरा इस घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं? शाजी, बीवी हूँ मैं आपकी, कुछ वैल्यू मुझे भी दे दें। वो बेबसी से बोली। बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो तुम? उसके माथे पर शिकन उभरे। असल बात तो यही है ना कि मेरी कोई औकात नहीं है आपकी नज़र में। बोलते हुए अमल की आंखों में नमी उतरी थी। अमल, मुझे बहस करने वाली लड़कियां जहर लगती हैं। अर्श ने उसे बावर करवाया। नहीं अर्शा,
آپ کو میں زہر لگتی ہوں؟ وہ تڑک کر بولی تو عرشا کے ماتھے پر بلوں میں اضافہ پڑا۔ جو تمہیں سمجھنا ہے نا سمجھو، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے۔ ہاں میں جیوں یا مروں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا کریں ایک ہی بار گلا گھونٹ کر جان لے لیں۔ پہلے آپ کی تلخ باتیں برداشت کرتی تھی، اب رویہ روکھا سوکھا رکھا ہے۔ اس طرح نہ کریں پلیز۔ وہ بولتے بولتے سسک پڑی تو عرشا تھوڑا سا نرم پڑا۔ اچھا رونا بند کرو۔ اس مرتبہ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ کیوں؟ آپ کو میرے رونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ روتے ہوئے غصے میں بولی۔ پلیز امل، مجھے زچ مت کرو، کہہ رہا ہوں نا کہ رونا بند کرو۔ میرے آنسو آپ کے رویے کی وجہ سے ہیں۔ آپ رویہ ٹھیک کر لیں، میرا رونا خود بخود بند ہو جائے گا۔ وہ ہاتھ کی پشت سے آنسو سختی سے پونچھتی بولی۔ ہاتھوں کی سختی سے اس نے اپنے گال لال کر لیے، جبکہ عرشا اس کا جنونی پن دیکھتا مضطرب ہوا۔ اب کیا کہا ہے میں نے تمہیں؟ کیا نقص ہے میرے رویے میں؟ لہجے میں نرمی مگر جھنجھلاہٹ تھی۔ میرے ساتھ کبھی پیار سے بات کرنا تو دور، آپ نے پیار کی نظر سے بھی نہیں دیکھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی شکوہ کناں تھی، جبکہ عرش نے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اپنی حد میں رہو۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے عرشا نے دبے دبے غصے میں کہا تھا۔ میاں بیوی میں کوئی حد نہیں ہوتی شاہ صاحب۔ وہ اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھتی جتاتے ہوئے بولی۔ تم نا قابل ہی نہیں ہو میری اس نرمی کے۔ عرشا غصے سے کہتا پلٹا اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ امل نے دکھ سے زور سے بند ہوتے دروازے کو دیکھا تھا۔ یا اللہ، میں ایسا کیا کروں جو سب ٹھیک ہو جائے؟ عرش کے جانے کے بعد وہ سر کو ہاتھوں میں گرائے بیٹھ کر سسک کر بے بسی سے بڑبڑائی تھی۔ مریم پلیز چائے بنا دیں۔ کمرے میں داخل ہو کر مریم کے سلام کا جواب دے کر اس نے کہا اور صوفے پر براجمان ہو گیا۔ وہ امل کے کمرے سے نکل کر سیدھا مریم کے پاس آیا تھا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان ہے؟ مریم اس کے چہرے کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ نہیں بس اب آپ چائے بنا دیں۔ اب وہ قدرے مسکرا کر بولا تھا، جبکہ مریم اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ آج تو انہیں امل کے روم میں جانا تھا، پھر یہاں؟ وہ سوچتی ہوئی زینے اترنے لگی، جبکہ عرشا کو امل کی باتیں بے چین کر رہی تھی۔ کیا کروں، کیسے قبول کروں اسے؟ وہ بند ہوتے دروازے کو دیکھتا بولا۔ پہلے ہی مریم کے ساتھ بہت زیادتی کر چکا ہوں، اب عمل کو قبول کروں گا تو مریم کو دکھ ہوگا، مگر عمل کے حقوق بھی فرض ہیں مجھ پر۔ وہ عمل کی باتوں پر غور کرتا اپنے آپ سے گویا ہوا، ہر طرف سے مشکل ہے، کون سا راستہ چنوں؟ عمل کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، اب برابری کرنا بہت مشکل ہے۔ یا اللہ، میرے دل میں عمل کے لیے کچھ گنجائش پیدا کر دے، ورنہ بہت مشکل ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنا۔ یا اللہ، مجھے دونوں میں برابری کرنے کی ہمت دے، میں دونوں کو ہی دکھ نہیں دینا چاہتا اب۔ شاہ جی، مریم کی پکار پر سوچوں میں گم عرشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی، یہ چائے۔ مریم نے چائے کا کپ اسے تھمایا۔ شکریہ بیگم۔ اب وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ مریم کو دیکھ کر اس کی پریشانیاں ویسے ہی زائل ہو جاتی تھیں۔ آج آپ یہاں؟ میرا مطلب ہے آج تو آپ کو عمل کے روم میں جانا تھا نا؟ وہ نگاہیں دوسری طرف کرتی الجھ کر بولی تو عرشا اس کی معصومیت پر بے انتہا اسے پیار آیا تھا۔ بھائی موڈ بدل بھی تو سکتا ہے نا۔ اب آپ موم اور ڈیڈ کی طرح برابری پر لیکچر مت دینے لگ جائیے گا مریم۔ وہ چائے کے کپ کو لبوں سے لگاتا بولا۔ لیکن اصول تو اصول ہے۔ وہ دھیمی آواز میں سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ آپ کی اچھائی اور فراخ دلی کا دن بدن اسیر ہوتا جا رہا ہوں میں۔ آپ اتنی پیاری اور اتنی اچھی کیسے ہیں مریم؟ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتا تشکر بھرے انداز میں گویا ہوا وہ۔ نہیں، اتنی بھی اچھی نہیں ہوں میں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے آپ کو بانٹنے سے، لیکن پتہ نہیں کیسے صبر آ جاتا ہے۔ وہ لہجے میں دکھ لیے بولی۔ مریم، آپ نہ میری زندگی میں فرشتہ بن کر آئی ہیں۔ آپ کو دیکھ کر میری ساری الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور چہرے کی پریشانی اطمینان میں بدل جاتی ہے۔ وہ سرشاری سے بولا تو مریم کے لب مسکرائے۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا یکدم پوچھ بیٹھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ پلیز بھول جائیں ان باتوں کو جو اذیت دیں۔ وہ دھیرے سے بولی تو عرشا نے اسے تشکرانہ نگاہوں سے دیکھا۔ میری خوش بختی ہیں آپ مریم، میں نے بہت نوٹ کیا ہے، آپ کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، ایک ہفتے سے میں جس کیس کے لیے پریشان تھا اور صبح آپ کو اس کے لیے دعا کے لیے کہا تھا، اور دیکھیں وہ خطرناک مجرم پکڑے گئے، وہ اسے پر یقین انداز میں بتا رہا تھا۔ پتہ نہیں آپ کو ہی ایسا لگتا ہے، ورنہ جتنی دعائیں میں اولاد کے لیے مانگتی ہوں ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ اس کے انداز میں درد تھا۔ ایسے نا امید نہیں ہوتے میری جان، خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ وہ اس کے اداس چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔
اچھا اب آپ جلدی سے میرے پاس آ جائیں۔ کہتے ہوئے اس نے اسے اپنی جانب کھینچ